हाँ चलो, संघात प्राचल बी तथा प्रकीर्णन कोण थीटा में समरूप। देखो सर जी, मैंने क्या है सारी चीज का, आओ जरा इधर। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये किसी, ये जेड है, जेड इक्वल टू 79 का न्यूक्लियस। इधर से क्या आता है, एक अल्फा पार्टिकल आता है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल क्या करता है, यहां से इस तरीके से मूव कर देता है। होना तो क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि अल्फा पार्टिकल सीधा मूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, किसी एंगल थीटा से यहाँ क्या कर जाता है, स्कैटर हो जाता है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है जहां से वो मूव कर, z इक्वल टू 7, ये जो दूरी है इसको कहते हैं अपन b, संघात प्राचल। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन ये है कि वो है न्यूनतम दूरी, या फिर अगर ऐसे कहें कि अल्फा कण नाभिक से, जब अल्फा कण नाभिक के पास से गुजरता है तो उसकी निकटतम डिस्टेंस है, ये निकटतम दूरी है। लेकिन इसकी एक खासियत है, ये क्लोजेस्ट पाथ है, लेकिन यहाँ क्या होती है, यहाँ अल्फा कण एवं नाभिक की जो अन्योन्य क्रिया होती है, कैसी होती है वो, शून्य। अपन क्या करते हैं, अपन जरा थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को, एक्चुअली ये जो पाथ है, ये पाथ अति परबल है क्या, हाइपरबोलिक पाथ ही होता है इसका, है? अपन जरा एक अलग तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। देखो जरा क्या होता है, मान लो इधर से अल्फा पार्टिकल आता है, ठीक है, स्कैटर होके अपन क्या कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि स्कैटरिंग से पहले उसका संवेग होता है p1, स्कैटरिंग के बाद उसका संवेग होता है p2। ये कंडीशन है। एक्चुअली सदिशों के जो नियम होते हैं उसमें ये होता है कि किसी भी सदिश को उसी डायरेक्शन में आप लोग स्पेस में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो। तो अगर स्थानांतरित करें तो मैं इसका एक डिजाइन ऐसे बना दूं, ये p1 है, ये p2 है, ठीक, ये क्या है, और उन दोनों के बीच एक एंगल है थीटा। काम क्या है जरा देखो इधर, मेरे पास क्या है, एक P1 संवेग है, एक P2 संवेग है। यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है, एक एंगल बन रहा है दोनों के बीच में थीटा। मैंने क्या कहा, सदिशों का जो नियम है वो ये काम करता है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर क्या कर देता है, आप स्थानांतरित कर सकते हो किसी भी सदिश को उसी दिशा में, उसी स्थिति में, स्पेस में आप कहीं भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, ये स्थानांतरण कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर से शिफ्ट करके इधर रख दिया, बस ये स्ट्रक्चर हो गया। ये डेल्टा बी क्या है, ये परिणामी संवेग। P1 क्या है, अल्फा कण की नाभिक से जो स्कैटरिंग हो रही है, अल्फा की नाभिक से स्कैटरिंग जो हो रही है, पूर्व संवेग है। P2 स्कैटरिंग के बाद का संवेग है। अच्छा सुनो, मैं क्या करता हूं, मैं जरा इसमें हाँ, अच्छा सुनो, टोटल एंगल कितना होता है, पाई होता है, 180 होता है। अपन क्या करते हैं, अपने पास ये दो एंगल बचे, एक ये रहा, अगर मैं इसको, अगर मान लो ऐसा हो, अपन आगे काम करेंगे इसके बारे में कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद के संवेग का जो
परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे इसका मतलब वो क्या कहते हैं, अगर दोनों भुजाएं बराबर है किसी ट्रायंगल की तो वो एंगल भी बराबर होता है, ऐसे ही तो होता है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, देखो इन दोनों एंगलों का जो टोटल है वो है पाई माइनस थीटा, टोटल एंगल पाई होता है। अगर पाई में से थीटा निकाल दो तो इन दोनों एंगलों का वैल्यू है वो। अगर मैं ये दोनों भुजा है किसी त्रिभुज की, दोनों साइड्स क्या है ट्रायंगल की बराबर है, तो उसके एंगल भी बराबर होता है। और अगर एंगल बराबर होते हैं तो इसको पाई माइनस थीटा बाई टू और इसको भी पाई माइनस थीटा बाई टू। तो अपना काम क्या रहेगा, अपना काम ये रहेगा कि अपन इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा डिजाइन करेंगे, ठीक। तो पहले जरा एक बात बताओ, यहाँ तक ये सारी बातें समझ आई या नहीं आई? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। देखो जरा फटाफट से एक बार की, फिर आगे बात करते हैं अपन। बोलो, सुनो जरा, अपन क्या करते हैं, जरा इसको थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को हटा देता हूँ और जरा नए तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। अब डायग्राम का नया तरीका क्या है जरा, ये हो गया पी, ठीक है। एक कंडीशन लेते हैं अपन परिणामी डेल्टा पी। अब इस नाभिक से जो अल्फा कण जाता है, नाभिक के पास से गुजर के जो अल्फा पार्टिकल जाता है, उस अल्फा पार्टिकल पर नाभिक क्या लगाता है, एक बल लगाता है। इसका मतलब वो बल भी है। ये वैल्यू क्या है, एफ, ठीक है। अपन अच्छा जरा सुनो, P1 और डेल्टा पी के बीच में एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। P2 और डेल्टा पी के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा बाई टू। अपन क्या करते हैं, एफ और डेल्टा पी के बीच में एक एंगल मान लेते हैं पाई, जरूरी थोड़ी दोनों एक ही दिशा में। हमने क्या किया, सबके लोकेशन मेंशन कर दिए। ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, जेड इक्वल टू 17 है, ठीक। हमने क्या किया है, हमारे पास से एक अल्फा पार्टिकल इधर से मूव करता हुआ आ रहा है, इधर भी जा रहा है। ये P2 हो गया, ये P1 है, ठीक है। P1 और डेल्टा पी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। चलो दूसरा एंगल भी पाई माइनस थीटा बाई टू। एफ और डेल्टा पी का एंगल, अगर मान लो मुझे इस एफ का इस डेल्टा पी पर कोई घटक चाहिए, कोई कंपोनेंट चाहिए, तो इसका यहाँ एक घटक एफ कॉस थीटा, एफ कॉस फाई मैं कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा, ठीक है। चलो अपन क्या करते हैं, देखो सर हमारे पास क्या होता है, जरा अपन वहीं से अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि Z इक्वल टू 79, ठीक है। ये जो ओरम गोल्ड का जो नाभिक है, ये कैसा कण होता है, भारी कण। अतः 2He4 मीन्स जो लाइट न्यूक्लियस के कारण या कि अन्योन्य क्रिया के कारण अगर मान लो किसी भारी पार्टिकल से कोई छोटा पार्टिकल अन्योन्य क्रिया करे तो भारी पार्टिकल मूवमेंट नहीं करता, मीन्स उसका संवेग वही रहता है। ये अपन कंजर्वेशन में पढ़ते हैं, मोमेंटम के कंजर्वेशन में ये पढ़ते हैं कि अगर कोई हल्का नाभिक भारी नाभिक के साथ टक्कर करे, कुलिजन करे, और टक्कर करने में जरूरी थोड़ी दोनों स्पर्श करें, दोनों टच करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कई बार ऐसा होता है, नहीं करते।
तो अपन वही कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो एक पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल किसी भारी पार्टिकल से क्या करे, कोलिजन कर रहा है, टक्कर कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ ये टक्कर नॉर्मल टक्कर जैसी नहीं है जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है टक्कर मानी जाती है, पार्टिकल पार्टिकल को टच नहीं करता, तो ये वो वाली कंडीशन है, पार्टिकल पार्टिकल को टच तो नहीं कर रहा, अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, और उससे क्या हो रहा है, उनके जो संवेग के जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब भारी नाभिक की सेहत पर कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलो दूसरी बात अपन क्या कर लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो एम वी है। ठीक है, P1 इक्वल टू P2, टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों बराबर है, और वैल्यू क्या है, P इक्वल टू एम वी है। ठीक, एक बात अपना काम क्या है, अपना काम है परिणामी संवेग के बारे में बात करना। आओ जरा परिणामी संवेग देखो, अपने पास क्या हो रहा था, अपने पास ऐसा हो रहा था, ये P1 था, ये P2 था, और P1 से P2 पहुंची कंडीशन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, परिणामी संवेग निकालने के लिए जरा इस ट्रायंगल से बात कर लें, P1 प्लस डेल्टा P इक्वल टू P2। इसका मीन्स डेल्टा P का वैल्यू क्या हो गया, P2 माइनस P1। फिर अगर अपन इसको मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मॉड ऑफ डेल्टा P इक्वल टू P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 cos थीटा, क्योंकि P1 और P2 के बीच में एंगल थीटा है। अपन ने P1 P2 का मैग्नीट्यूड ले रखा है, वैल्यू है हमारे पास, जरा आ जाओ सर, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा का मॉड, ये मॉड ऑफ डेल्टा P है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एम बी का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर माइनस 2 एम बी, दूसरे वाले का एम बी कॉस थीटा, का मतलब डेल्टा पी का मॉड इक्वल टू, अपन क्या करते हैं, इस सब में से एम बी कॉमन ले लो भाई, ये इधर क्या बनता है, एम बी स्क्वायर तो क्या हो गया, 2mb² माइनस 2mb² कॉस थीटा। अपन 2mb² का एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर निकालेंगे, ये एम बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको अपन क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालो, वैल्यू क्या आएगी, एम बी अंडर द रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा। अपन क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। हाँ चलो जरा वैल्यू लिख लेते हैं, आओ जरा, एम बी अंडर द रूट 2 तो पहले से ही है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब डेल्टा पी का जो वैल्यू आया हमारे पास, क्या अपन कहें कि परिणामी संवेग का जो मान आया, परिणामी संवेग का मान कितना हो गया, ये 4 से 2 एम बी साइन थीटा बाई, ये किसका वैल्यू हो गया, ये परिणामी संवेग का वैल्यू हो गया है। अब अपन एक्चुअली सर जी देखो, एक वर्ड आता है आवेग, इम्पल्स, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी का कोई फोर्स और बहुत कम टाइम के लिए अगर लग रहा हो, तो वो क्या करता है, वो इम्पल्स क्रिएट कर देता है, और इम्पल्स का जो वैल्यू होता है वो संवेग के इक्वल होता है। ठीक है, जनरली इम्पल्स का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ होके जाता है, उस कंडीशन में ये नाभिक इस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो फोर्स है। लेकिन अल्फा पार्टिकल पर वो फोर्स बहुत टाइम के लिए थोड़ी लगता है, वो जैसे ही यहाँ इसके यहाँ आता है अचानक से क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। इसका मतलब वो उस पर लगने वाला जो बल है या लगने वाला जो फोर्स है वो इम्पल्स की फॉर्म में लगता है, आवेग की फॉर्म में लगता है। ठीक है, जरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखो जरा फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं अपन। बोलो। आगे बात करें, जल्दी बताओ फटाफट। चलो
सुनो आगे की बातें क्या कहते हैं, देखो जरा। अच्छा देखो, आता है संवेग परिवर्तन के कारण अल्फा कण पर लगने वाला आवेग, हाँ, डेल्टा पी इंटीग्रेशन एफ डॉट, अपन क्या करते हैं, अपन इसको थोड़ा, अब एक्चुअली उसकी मैंने वही बात कही थी, उसके जो कंपोनेंट है डेल्टा पी के रेस्पेक्ट में लगने वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है, एफ कॉस फाई है। जरा आ जाओ, इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ कॉस फाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, चूंकि डी टी इक्वल टू, हमारे पास टाइम का लिमिट नहीं है लेकिन हमारे पास एंगल के लिमिट है, ठीक है, जरा अपन इनको यूज करेंगे, डी टी अपॉन डी फाइव इंटू डी फाइव, जरा लिखो लिए डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ कॉस फाइव डी टी अपॉन डी फाइव इंटू डी फाइव। ये क्या है, टू एम बी साइन थीटा बाई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ cos phi d phi इंटू डी टी अपॉन डी। जनरली डी फाई अपॉन डी टी ओमेगा को शो करता है, कोणीय वेग को शो करेगा, ठीक है। अपन जरा उसके लिए हिसाब से कोणीय वेग भी निकाल लेंगे, जरा यहाँ तक से, जरा आगे सुनो काम की बात। देखो सर जी, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय बलों के लिए नॉर्मली ये जो जे का मान जो होता है कुल कोणीय संवेग, जे इक्वल टू एम बी आर, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलो आगे आओ। और ये जो व्युत्क्रम बल है एफ प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये सेंट्रल फोर्स ही होते हैं। जो जो क्या कहते हैं, दूरी के विक्रम वर्ग का नियम का जो पालन करने वाले जो फोर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या सेंट्रल फोर्स हैं। और सेंट्रल फोर्स के लिए कोणीय संवेग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। जरा सुनो काम की बात, आओ। क्योंकि केंद्रीय बलों के लिए या केंद्रीय बलों के प्रभाव में कोणीय संवेग जे नियत रहता है। अच्छा देखो, कोणीय संवेग का मतलब संवेग इंटू लंबवत दूरी, यही तो होता है, इक्वल टू आर क्रॉस पी लेते हो ना तुम लोग, ठीक है। चलो अब इसका संवेग जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलो जे इक्वल टू होता है एम वी वी, और ये कैसा होता है, कांस्टेंट, ठीक है। और वैसे नॉर्मली जे इक्वल टू क्या होता है, एम बी आर होता है, एम बी आर इक्वल टू एम वी वी। चलो अपन सुनो, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, जरा रखो भैया वैल्यू, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर, वैल्यू रख दो एम ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी। इससे तो ये वैल्यू कैंसिल है, इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, वी वी ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा मतलब फाई अपॉन डी टी का वैल्यू आ गया वी वी अपॉन, अपन क्या करेंगे सर जी, इस डी टी अपॉन डी फाई की जगह इस वैल्यू का अपोजिट करके रख देंगे, अपना काम चल जाएगा। आओ जरा, अच्छा देखो एक और काम की चीज क्या है, एक और काम की चीज ये है कि फाई का जो वैल्यू है वो माइनस के पाई माइनस थीटा टू से प्लस के पाई माइनस थीटा टू तक क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि
जहां से अपन चले मीन्स P1 से अपन स्टार्ट करते जैसे P2 तक पहुंच रहे हैं, उन दोनों ही कंडीशन में जो चेंज है वैल्यू का वो कितना हो रहा है, पाई माइनस थीटा बाई टू से पाई प्लस, या माइनस के पाई माइनस थीटा बाई टू से प्लस के पाई माइनस थीटा बाई टू तक क्या हो रहा है, एक लिमिट का चेंज हो रहा है। थीटा की जो लिमिट है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। जरा अपन वो वैल्यू इसमें रख के जरा आगे का काम करेंगे। आओ जरा सुनो, इसलिए 2md sin थीटा बाई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के पाई माइनस थीटा बाई टू प्लस के पाई माइनस थीटा बाई टू एफ कॉस फाई डी फाई, या अपन इसको ऐसे लिखें, तो वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर ओवर डी वी एफ कॉस फाई डी फाई। जनरली अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यूज इसकी आएंगी अपन उसके बारे में क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। एफ का जो वैल्यू होता है ये भी अपन निकाल चुके हैं पहले, एफ इक्वल टू क्या है, के, या ऐसे लिखा है 2k जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यूज हमें मिलेंगे उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और ये सारी बातें अपन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।